बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्क्वाड एकेडमी। ये हमारी ओ लेवल्स के इकनॉमिक्स की दूसरी क्लास है और ओ लेवल्स के अलावा भी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सब के लिए भी बिल्कुल बेसिक से कोर्स चल रहा है। लास्ट क्लास में मैंने इकनॉमिक्स की डेफिनेशन कि लफ्ज़ इकनॉमिक्स के अंदर आपको क्या मीनिंग्स ढूंढने चाहिए, क्योंकि इकनॉमिक्स पूरा पढ़ने के बाद अपनी खुद डेफिनेशन डिफ़ाइन कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, इकनॉमिक्स एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से है, किस चीज़ को लेकर, प्रोडक्शंस और कंजम्पशंस को लेकर। ये एक थोड़ी सी बुकिश डेफिनेशन हो जाएगी, आप सिंपल ये रख लें इसको फ़िलहाल कि इकनॉमिक्स डील्स विद रिसोर्सेज के कम से कम रिसोर्स इनपुट पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट हो जो कि हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो मैंने आपकी लास्ट क्लास में बताया था वो ये थी कि हमारी जो नीड्स हैं और इसके अलावा जो लग्जरीज, मतलब एक ये बड़ा सा बल्कि मैं बना देता हूँ, नीड्स प्लस लग्जरीज, ये समझ लो हमारी वांट्स हैं। मैं वांट्स की टर्म यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें सब कवर हो जाता है कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा आप क्या चाहते हैं। तो वो अनलिमिटेड है, ठीक है, वो अनलिमिटेड है और उनको फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो जब हमारी कोई भी वांट्स, अब मैं वांट्स ही यूज़ करूँगा, नीड्स लग्जरी सब इसमें कवर हो जाता है, तो कोई भी हमारी वांट्स जो अनफुलफिल्ड है, दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट्स अ प्रॉब्लम अबाउट व्हाट? दैट्स अ प्रॉब्लम अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। कि यार अगर प्रोड्यूस होता तो मैं कंज्यूम करता तो मेरी एक और वांट फुलफिल हो जाती, चलो वो हो भी जाती तो एक और वांट खड़ी हो जाती। उसके बाद बाइक की ख्वाहिश पूरी हो गई तो उसके बाद गाड़ी की ख्वाहिश आ गई, गाड़ी की ख्वाहिश पूरी हो गई तो उसके बाद मज़ीद अच्छी गाड़ी की या जहाज़ की ख्वाहिश आ गई। ठीक है, तो ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती और रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और वो रिन्यू होने में या तो टाइम लेती हैं और कुछ होती हैं जो नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में, मतलब ऑयल एंड गैस, वो फॉसिल फ्यूल से हज़ारों सालों के बाद जाके जो है ना वो कहीं ना कहीं डेवलप होना शुरू होती हैं अंडर द अर्थ केमिकल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन फ़िलहाल इस नेचुरल प्रोसीजर वाली को हम रिन्यूएबल नहीं कहते, जो आपकी लाइफ टाइम में ही और आपके ही ईयर्स के अंदर ही आप रिन्यू होते हुए देख लो। जैसे बिजली है, दोबारा बन जाती है, ख़त्म वो नहीं होती, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अलावा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो तो ख़त्म हो ही जाएंगी ना। तो रिसोर्सेज हैं कि लिमिटेड हैं, वो ख़त्म हो जानी है, जबकि वांट्स हैं ख़त्म नहीं होनी है। तो देयर इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हमारी तमाम वांट्स पूरी नहीं हो सकती। तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मतलब वो कभी ख़त्म हो सकती है? नहीं ख़त्म हो सकती, हमारी तमाम वांट्स कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अनलिमिटेड वांट्स है तो बस फिर छोड़ दो, कुछ प्रोड्यूस ही ना करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर अनलिमिटेड वांट्स है तो कोई वांट नहीं पूरी करे। हर कंट्री ईयर बाय ईयर ग्रो कर रही है, उनकी सोसाइटी की जो भी वांट्स हैं वो फुलफ़िल करते करते फिर नई वांट्स खड़ी हो जाती, फिर मज़ीद फुलफ़िल करते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल चल रही है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री जो बेसिक नीड्स के ऊपर है, वो बेसिक नीड्स उसकी हुकूमत ने कुछ अरेंजमेंट्स बनाए, बेसिक नीड्स पूरी हो गई, उसके ऐसी प्रोडक्शन हो रही है चीज़ों की कि लोगों की ज़रूरियात, खाना पीना, रहना पहनना, बेसिक एजुकेशन, ये सब हो रही है। फिर नेक्स्ट ईयर में गए तो अब लोगों को लाइफ के अंदर थोड़ा टाइम चाहिए, तो मशीनरीज डेवलप हो गई, मशीनरीज इन्वेंट हुई जिन्होंने ह्यूमन वर्क को कम कर दिया। अब लोगों के पास टाइम है एंजॉय करने का, तो अब एंजॉय करने के टाइम में ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे एंजॉयमेंट मिले। तो फिर ऐसे ऐसे जो है ना अम्यूज़मेंट की चीज़ें बनना शुरू हो गई जिससे एंजॉयमेंट मिले। अब इस सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका इन्वायरमेंट जो है उसमें धुआं छूट रहा है, लकड़ियाँ कट रही हैं, आपकी मरीन लाइफ ख़राब हो रही है क्योंकि कचरा पानी में जा रहा है, तो आपकी नेचर डिस्टर्ब हो रही है। अब नेचर डिस्टर्ब हो रही है तो हवा पानी गंदा हो रहा है, तो लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है। लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है तो फिर मेडिसिन इंडस्ट्री बूस्ट करना शुरू हो गई कि भाई उनको भी इनोवेशन चाहिए कि अब लोगों की जो नई बीमारियाँ है उसको कैसे हल करें। अब उस नई रिसर्च के चक्कर में मतलब लोगों को हायर किया, जॉब मिली, लोगों को नई रिसर्च हुई, नई दवाई बनी, तो अब करंट बीमारियां पूरी तरीके से सही हो गई। तो अब जो करंट बीमारियां सही हो गई, फिर मजीद अवाम ने प्रोग्रेस किया आगे कि अब हेल्दी हो गए, अब दोबारा अपने जो है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्शंस चल रही हैं, तो कार्बन इमिशंस हो रहा है, सोसाइटी पूरा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर हमारा गंदा हो रहा है, तो फिर नई बीमारियां आ रही है, जंगलों में आगे लग रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो AC ईजाद हो रहे वगैरह वगैरह। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इट विल रिमेन अ प्रॉब्लम। ये एक ऐसा सी सॉ है कि एक प्रॉब्लम हल होती है तो उसके बदले दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा दरख्त कट के लकड़ी के फर्नीचर बनाने के चक्कर में तो ऑक्सीजन शॉर्ट हो गई। तो इन प्रॉब्लम्स को हल करना पूरे तौर पे नामुमकिन है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हर कंट्री डे बाय डे
इस प्रोग्रेस में लगी हुई है कि उनकी करंट प्रॉब्लम्स को हल करें। अब वो करंट प्रॉब्लम्स हल हो रही होती है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आ रही होती है, उनकी नेक्स्ट वांट्स जन्म ले रही होती है लोगों की, ठीक है। एक बहुत लंबी दास्तान एज एन एग्जांपल चल गई। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि स्कार्सिटी है, मतलब कमी वाक़ई होती है। क्यों? लोग चाहते जो हैं वो पूरा प्रोड्यूस नहीं हो पाता क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कमी का एहसास होना, स्कार्सिटी का होना, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हल कैसे की जा सकती है, उसका सॉल्यूशन क्या है? प्रोडक्शन से, ठीक है। जब जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हर करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो? प्रोड्यूस करोगे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हाँ, फिर नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, मतलब नई वांट्स खड़ी हो जाएंगी लोगों की, ठीक है। तो सॉल्यूशन है प्रोडक्शन। अब वो प्रोडक्शन जो है वो कैसे की जाती है? प्रोडक्शन की जाती है रिसोर्स इनपुट से। जो आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको आप यूटिलाइज करोगे तो प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और वो प्रोडक्शन ज्यादा इकोनॉमिक है कि जिसमें रिसोर्स का इनपुट कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा वांट्स फुलफिल हो रही हो। तो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्रू आउट हम यही स्टडी कर रहे होंगे कि किस तरीके से रिसोर्सेज को हम कम से कम इस्तेमाल करके, या किस तरीके से रिसोर्सेज इस्तेमाल होके प्रोडक्शन होती है और लोग उसको कंज्यूम करते हैं। और ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्शन प्रोसेसेस वो होते हैं कि जो रिसोर्सेज, जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको कम से कम बहुत इनोवेटिवली इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर लें। मिसाल के तौर पे आज के दौर में उस तादाद में किताबें नहीं छपती, उस तादाद में दरख्त नहीं कटते रीडिंग पर्पस के लिए जिस तादाद में आज से 20 साल पहले कटते होंगे। वजह क्या है? वजह यह कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आपका रीडिंग आ गया है, तो दुनिया भर में मोबाइल की ईजाद, वो रीडिंग आपकी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मोड में आ गई, आपकी क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, तो आपके पेपर्स कम से कम जो है ना वो कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये भी देख लेना, कम इस्तेमाल करके ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा लोगों तक रीच बन जाती है इनोवेशन की वजह से, कि कितनी इनोवेटिव, कितनी कल से बेहतर आज की आपकी प्रोडक्शन है, तो आप ज़्यादा लोगों को रीच करते हो। लेकिन फिर उसके ज़ाहिर है, मैंने कहा ना सी सॉ है, एक चीज़ हल करने जाते हो तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सो वी मूव ऑन। उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो रिसोर्स इनपुट हैं, वो रिसोर्सेज हमारी क्या है? वो हमारी 4 रिसोर्सेज हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और ये कहलाते हैं हमारे, जो कि आज के टॉपिक का नाम भी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर कि 2 नंबर्स आपस में, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 है 12, ये 12 के फैक्टर्स हैं। जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो फैक्टर्स हैं, और जो इनको मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। और जो 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं। तो इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो कौन से ऐसे अनासर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वो जो कि कम टुगेदर होते हैं तो प्रोडक्ट बनती है, किसी किस्म की प्रोडक्शन होती है। जो प्रोडक्ट हुई बनाई गई है वो यकीनन वो प्रोडक्ट होगी जो लोग चाह रहे होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आज के दौर में अगर देखा जाए तो लोग इलेक्ट्रॉनिक कार्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कम से कम पेट्रोल कंजम्पशन हो, उनकी फ्यूल कॉस्ट बचे। अगर इलेक्ट्रिसिटी जिस मुल्क में सस्ते उनके लिए बहुत अच्छा है। तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमारे कौन से फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए जो कि कम टुगेदर होते हैं, तो आपका प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। एंटरप्राइज बाद में बताऊंगा। सबसे पहले लैंड आ जाता है। लैंड के अंदर सबसे पहले तो मतलब जगह, ठीक है, जहाँ प्रोड्यूस किया जाए कुछ। लेकिन लैंड इस लफ्ज़ के अंदर सिर्फ जगह शामिल नहीं है, इस लफ्ज़ के अंदर जगह के साथ साथ तमाम नेचुरल रिसोर्सेज शामिल है जो लैंड प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे ऑयल, गैस, मरीन लाइफ से हमारी जो मछलियाँ निकलती हैं, या पहाड़ों से जो भी हमारे लाइमस्टोन निकलता है, या सीमेंट बनाने के लिए हमारे पास जो भी मटेरियल्स निकलता है। इसी तरीके से कोयले की कान में से कोयला, सोने की कान में से सोना, तो ये सारे हमारे लैंड के अंदर ही शुमार। ये सारे रिसोर्सेज को हमने कैटेगराइज कर दिया लैंड में। लैंड मतलब जगह और ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ लैंड। कि आपको प्रोड्यूस करने के लिए कोई रिसोर्सेज नेचुरल चाहिए, जगह चाहिए नेचुरल, ठीक है। लेबर, फिर वो लोग चाहिए
जो प्रोड्यूस करने में मदद दें। और इसको समझने के लिए ना हम बिल्कुल बेसिक मिसाल पे जाएंगे, प्राइमरी मिसाल पे चले जाएंगे। प्राइमरी मिसाल से मुराद फार्मिंग की मिसाल पे, कि जगह मौजूद है, उस जगह वो लैंड, हमारा फार्म लैंड जो है वो उसमें फर्टिलिटी है किसी किस्म की, तो वो जगह है। अब वो जगह पे खुद ही खुद थोड़ी उग जाएगा कुछ, उस जगह पर हल चलाने वाली लेबर होनी चाहिए। अब लेबर आपकी वर्कफोर्स जो है, जो लोग काम करने वाले मजदूर हैं, उन्होंने वहाँ हल चलाया, गाय भैंस मशीनरी ये सब कुछ इस्तेमाल करके हल चलाया, तो बहरहाल वो लोग दूसरी रिसोर्स आपकी जगह, नेचुरल रिसोर्सेज वाली लोग। उसके बाद थर्ड आपकी वो रिसोर्सेज जो लोग यूज़ कर रहे हैं, हाथों से थोड़ी खोदेंगे ज़मीन को, कुल्हाड़ी चाहिए उनको खुदाल चाहिए, उनको ट्रैक्टर चाहिए, सारे हमारे कैपिटल रिसोर्सेज कहलाती हैं। ये कैपिटल का मतलब वो रिसोर्सेज जो मदद देती है कुछ प्रोड्यूस करने के अंदर। लेबर वो लोग जो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, और लैंड वो जगह, ठीक है। और यहाँ एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन दे दूँ, लैंड नेचुरल प्लेस को ही कहते हैं। अब लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी की है ना आपने, जैसे फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री आपका कैपिटल में काउंट होगी क्योंकि वो बिल्डिंग आ गई है, बिल्ड किया है कुछ। लेकिन नेचुरल लैंड जो है ना वो आपका जो प्लेस है वो इसमें आएगा। इस तरह से फर्टाइल लैंड है तो उसकी फर्टिलिटी वाला जो एक अंसर है वो लैंड में शुमार होगा। कोई कोयले की कान है या कोई भी समंदर का एरिया है, कोस्टल लाइन लगी हुई है, सी कोस्ट है, तो वो सारा ऐसा लैंड में शुमार होगा। हवा पानी भी लैंड में शुमार होगा, ठीक है। एक कैटेगरी बनी हुई है बस, लैंड लेबर कैपिटल, ये मिलते हैं तो जाके हमारी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। अब मुझे एक बात बताइए, लैंड मौजूद है बलूचिस्तान में लातादाद, ठीक है। लेबर मौजूद है कराची के अंदर बहुत सारी स्किल्ड लेबर, लाहौर के अंदर बहुत सारी, और बहुत सारी सिटीज़ के अंदर, सियालकोट के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर लेबर बहुत ठीक ठाक मौजूद है, स्किल्ड अनस्किल्ड हर किस्म की। कैपिटल रिसोर्सेज मौजूद है, बड़े बड़े कंपनीज ने ट्रैक्टर बना के रखे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी बना के रखी हुई है, लेकिन बलूचिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज वो स्किल है जो इन तीनों को जमा करता है। ये तीनों अपनी जगह पर फैली हुई हैं। एंटरप्राइज वो स्किल है जो इन तीनों को जमा करता है एक तरफ, तब जाके प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। एंटरप्राइज वो स्किल है, वो एबिलिटी है, वो आइडिया है, वो रिस्क टेकिंग पावर है एंटरप्राइज, कि जो इन तीनों के ऊपर इन्वेस्ट करती है कि ये कम टुगेदर, ठीक है। तो एंटरप्राइज इज वैसे एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर लैंड, लेबर और कैपिटल, जो लैंड, लेबर और कैपिटल को कलेक्ट करती है। तो एंटरप्राइज को या तो आप कहें कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इन तीनों को कलेक्ट टुगेदर करती है ताकि ये कलेक्ट एक तरफ हो और उसके बाद ये कुछ प्रोड्यूस करें। और ये एक इंसान की एबिलिटी को भी कह सकता है एंटरप्राइज, सही ना, कि ही हैज़ द एंटरप्राइज, ही हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग द अदर थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है हु हैज़ द एंटरप्राइज, मतलब एज अ कंपनी एंटरप्राइज तो बाद में, लेकिन फर्स्ट ही हैज़ द एबिलिटी, he has that skill to bring these people together। अब ये बोलने में सही नहीं लग रहा है एंटरप्रेन्योर हैज द एंटरप्राइज, इसका मतलब तो डायरेक्ट ऐसा लगेगा कि एंटरप्रेन्योर मतलब कोई ओनर बिजनेस का, उसके पास एक कंपनी है। हाँ, इसका एक मतलब ये भी है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी अपने जहन में रखिएगा, एंटरप्राइज इज द स्किल या एबिलिटी टू ब्रिंग द अदर थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर। लैंड की मिसाल फिर यहाँ पर अब दी हुई है, तो मैंने जो सब बता दिया बिल्कुल वैसा ही कि फर्टाइल फार्म लैंड है कोई, या नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी इंडोमेंट्स है, मतलब बहुत सारी कुदरत की दी हुई खजाने, जैसे कि रशिया 75 ट्रिलियन डॉलर्स के उसके पास खाली ये रिसोर्सेज हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड और टिम्बर मतलब लकड़ी। 75 ट्रिलियन पता है कितना होता है? इंग्लिश स्टाइल और उर्दू स्टाइल में, मतलब हमारा पाकिस्तान का जो तरीका है उसमें और इंग्लिश स्टाइल में क्या फ़र्क है नंबर्स का? हम कहते हैं 1000, वो कहते हैं 1000, हमारे लिए नेक्स्ट फिगर है 10,000, उनके लिए 10,000, ठीक है। ये US UK के लिए कह दो या पूरे वर्ल्ड के लिए कह दो, इंटरनेशनली इंग्लिश के अंदर है। और
पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में ये हम कहते हैं 1 लाख। अब हम 1 लाख को ये 100 दिख रहा है, हम 100 पढ़ नहीं पाते, इसलिए हम 1 के बाद भी कॉमा लगाते हैं और फिर 2 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स। अब हम हर 2 डिजिट जहाँ जमा हो जाएंगे ना, जैसे अब 3 डिजिट्स और हो गए ना, मिसाल के तौर पे 111, तो मैं यहाँ 1 करोड़ 11 लाख कह दूंगा इसको, ठीक है। अभी 1 लाख पे रखता हूँ। वो 1 लाख नहीं कहते, वो कहते हैं 100,000। आप भले थोड़ा सा जो है ना 1 लाख को इंग्लिश करके बोल दो 1 लाख, लेकिन दैट्स नॉट अ वर्ड, ठीक है, ये आपको नहीं समझ पाएंगे। ये 1 लाख नहीं 100,000 कहलाता है, ठीक है। वैसे अब तादाद इतनी हो गई देशों की कि शायद समझ भी जाते हो, बट दिस इज कॉल्ड 100,000 इंटरनेशनली, और हमारे यहाँ पर ये 1 लाख कहलाता है। अक्सर चेक्स पे 1 लाख लिख देते हैं, बट लाख इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड। फिर हमारे यहाँ पर 10 लाख होता है, उनके यहाँ पर 1 मिलियन होता है। उनके यहाँ एक स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है, हर 3 डेट्स के बाद चौथा ऐड हो जाए ना, तो उसके बाद कॉमा लग के 3 डेट्स अलग हो जाएंगे। 3 डिजिट्स के सेट्स बनाते हैं हम, बस फर्स्ट सेट 3 डिजिट्स का, फिर 2 डिजिट्स के सेट्स बनाते हैं। जैसे कि हमारा 1 करोड़ है, उनके लिए 10 मिलियन है, ठीक है। अब आप नेचुरली देखो, ये लिखा हुआ है 1 मिलियन, इंग्लिश में पढ़ोगे सही पढ़ोगे, उर्दू में पढ़ते पढ़ते आगे मुंह से 1 निकलेगा, लेकिन ये 1 नहीं है भाई, ये 1 मिलियन है, तो आपके लिए वो 10 लाख है। तो ये थोड़ा इसकी सेटिंग बनानी पड़ती है कि अगर आपको इस तरह से कॉमा दिख रहा है और उर्दू में ही बोलना है, तो आप देख लेना 3 मतलब 6 डिजिट्स जमा हो गए तो मिलियन बन गया। मतलब 7 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स तक आनी चली जाए तो मिलियन बन जाता है, ठीक है, जिसमें से 3 के 2 सेट्स बने हुए। अब वो 1 मिलियन भी हो सकता है या वो 10 मिलियन भी हो सकता है, जबकि आपके लिए 10 मिलियन है 1 करोड़ के बराबर, 1 मिलियन है 10 लाख के बराबर। और बेस्ट ये है कि 1 मिलियन को कनेक्ट कर दे किसी तरह 10 लाख से, फिर आप आगे पीछे हो सकते हैं उससे, ठीक है। अच्छा, बिलियन के अंदर होते हैं 3 जीरो के 3 सेट्स। मतलब अगर मैं 1 बिलियन की बात करूँ ना, 1,000,000,000,000, ये 1 बिलियन होता है। और 1 ट्रिलियन की बात करूँ अगर, तो एक 3 का सेट और डाल दो जीरोस का। अब 1 ट्रिलियन डॉलर्स की जगह अगर मैं 75 ट्रिलियन डॉलर्स लिख दूँ ना, तो वो है उतनी मालियत का जो है ना, इनके पास रिजर्व्स रशिया के पास हैं, कोल, ऑयल, नेशनल ऑयल, गैस और गोल्ड और टिम्बर के। यूएसए के पास इन चीज़ों के रिजर्व 45 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, सऊदी अरब के पास 34। सऊदी अरब पूरी दुनिया का 20% ऑयल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बहुत बड़ा उसका रिजर्व है, ऑयल रिजर्व्स। कनाडा के पास ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, कनाडा भी लाइक, और यूरेनियम, टिम्बर, ये कुछ स्टेट्स हैं। लैंड में शुमार हो गए वो सब। लेबर के अंदर वही कंट्री के अंदर ज़्यादा लेबर होगी जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। दुनिया की पॉपुलेशन वर्क फोर्स वाली, मतलब दुनिया की पॉपुलेशन के अंदर से वर्क फोर्स जो है ना, वो 3.3 बिलियन पीपल है, 3.3 बिलियन पर्सन्स, सही ना। और उर्दू में बोले तो 3.3 अरब लोग। अब इसमें से खाली चाइना और इंडिया की वर्क फोर्स जो है ना, पॉपुलेशन या वर्क फोर्स, चाइना की वर्क फोर्स है 806 मिलियन। 806 मिलियन का मतलब ये हो गया 80 करोड़ 67 लाख, 80 करोड़ 67 लाख, ठीक है। जबकि इंडिया की जो वर्क फोर्स है वो है 52 करोड़ 19 लाख, सही। तो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ लेबर ज़्यादा। फिर ये ज़रूर है, पॉपुलेशन ज़्यादा लेबर तो ज़्यादा, लेकिन लेबर भी स्किल्ड और अनस्किल्ड 2 एक्सट्रीम्स है। एकदम हाईली अनस्किल्ड जिनको बस मतलब पत्थर उठा के रखवा दो या तो, उससे फिर अनस्किल्ड का कोई वो नहीं है कि अनस्किल्ड खाली पत्थर ही उठाएगा। अनस्किल्ड और स्किल्ड ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, कोई ज़्यादा स्किल्ड की तरफ है, कहीं ज़्यादा अनस्किल्ड की तरफ है। जो एजुकेटेड और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उनकी लेबर तादाद में कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो स्किल्ड है। वो स्किल्ड लेबर का फ़ायदा क्या, वो ऐसी मशीनरीज बना देती है, इतने नए आइडियाज़ ले आते हैं कि आपकी जो है आपका मुल्क अच्छा चल जाता है। लेबर के बाद कैपिटल। देखो, मैं इन क्लासेस के अंदर बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं टू द पॉइंट यूट्यूबिंग के तरीके से क्लासेस बनाऊं। मैं इन क्लासेस के दरमियान वो बातें इस तरह से डेवलप करना चाहता हूं ताकि हम इस्टेब्लिश कर सकें आप भी कि किस तरीके से लैंग्वेज लेके चलें इकोनॉमिक्स के अंदर।
ये सारी बातें सुन के ना कहीं आपके अंदर वो लैंग्वेज डेवलप होगी जिसकी मदद से आप सवाल को अपने अल्फाज में ट्रीट कर लेंगे। तो इनको समझाना बहुत आसान है, तो 5 मिनट का भी नहीं है ये सारी स्लाइड्स। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके कुछ प्रोड्यूस करती है लेबर एक जगह पे मौजूद है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेज निकालने के लिए वो कैपिटल, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, बिजली चाहिए, सब कुछ कैपिटल में शुमार होगा। ठीक है, तो कुछ होता है फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, बिजली और ये सारे मामला जो है ना ये कैपिटल में आते हैं। और कुछ होते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से मुराद ये सारी मशीनरी वगैरह आ गई, लेकिन कुछ कैपिटल ऐसा होता है जैसे दाने डालने, फर्टिलाइजर्स डालने ज़मीन पे। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल है। पानी डालने ज़मीन पे, तो पानी कैपिटल में शुमार नहीं होगा, पानी नेचुरल रिसोर्स है, वो लैंड के अंदर शुमार होगी। ठीक है, पानी डालने के लिए जो पाइप का सिस्टम पूरा बनाया हुआ है, जो पूरा इरिगेशन सिस्टम बनाया हुआ है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो कैपिटल में शुमार हो सकता है। ठीक है, तो कैपिटल के अंदर तमाम वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको इस्तेमाल करके आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत क्रूशियल कैपिटल है, बहुत ज़रूरी कैपिटल है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो आपके जहन में आना चाहिए ट्रैवलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? रोड्स या सी रूट्स या एयर रूट्स। ठीक है, कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? हमारी टेलीफोन लाइंस, हमारी मोबाइल फ़ोन की जो सिग्नल्स की पूरा हमारा नेटवर्क बिछा हुआ है, और फाइबर ऑप्टिक का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, इंटरनेट चलता है जिसके थ्रू, वो सारे नेटवर्क्स हमारे कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। हमारे यूटिलिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवेज सिस्टम जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बहुत क्रूशियल है ये। गवादर ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होगा। पूरा आपका पोर्ट सिटी बन रही है पूरी जो चाइना के लिए, और इट्स क्वाइट कंप्लीट बाय नाउ। तो ये पूरा प्रोजेक्ट गवादर का, सी पैक का पूरा प्रोजेक्ट, वो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंटरप्राइज हमारा चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि दीगर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन टुगेदर करता है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एंटरप्राइज कौन है? ये एक शख्स भी हो सकता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, पहले एक शख्स की कैपेबिलिटी को आप एज एन एंटरप्राइज देखो कि एक शख्स की कैपेबिलिटी को हम एंटरप्राइज कहते हैं कि दैट पर्सन हैज़ एन एंटरप्राइज, या उसके पास वो कैपेबिलिटी है। व्हाट कैपेबिलिटी? दैट ही कैन ब्रिंग आइडिया, कि ये इकोनॉमी की कोई प्रॉब्लम को पकड़ सकता है कि यार ये प्रॉब्लम एक इकोनॉमी के, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ऐसे डेज चल रहे हैं कि जब सिचुएशन कोविड टाइप की सिचुएशन है, लॉकडाउन है। ठीक है, तो लोगों को घर तक सामान की डिलीवरी चाहिए जो कि पहुंच रहा है, लेकिन फील किया किसी ने कि यार फ्रेश सब्जी नहीं पहुंच रही लोगों तक। तो अब उसके लिए उसने कहा ये मार्केट गैप है। आइडिया आया कि ऐसा एक ऐसा सिस्टम, ऐसी कंपनी खड़ी करते हैं जो कि घर तक फ्रेश सब्जी पहुंचाएगी, मंडी से माल उठाएंगे और सेम डे पर जिनकी जो डिमांड हुई उनको घर तक पहुंचाएंगे, तो फ्रेश वेजिटेबल पहुंचेगी और इकोनॉमिक प्राइसेस पे पहुंचेगी। ये आइडिया है। इस आइडिया के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिलीवरी व्हीकल्स लेनी पड़ेंगी जिसके पीछे कार्ट्स लगेंगे इस तरह के, चाहे वो सुजुकीज हो सकती हैं या पहले मंडी से सुजुकी में माल लेके आके किसी स्पॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वहाँ से बाइक राइडर्स ने जाके डिलीवर किया घरों में जिनके जो ऑर्डर है उस हिसाब से। तो इस पूरे प्रोसेस में या तो वो लोन्स पे लेनी पड़ेंगी सुजुकीज वगैरह, मतलब लीज पे लेनी पड़ेगी, या किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, जो भी है इन सारे मामलात में इन्वेस्ट होगा। वर्कफोर्स ऐसी जमा करनी होगी जो कि वेजिटेबल की जो मार्केट है वहाँ पर भी डील कर सके, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर आइडिया हो जिनको, और जो एक वर्कफोर्स उस टाइप की चाहिए जो घरों को, जिनको रास्ते पता हो, घरों पे डिलीवर कर सके, जो बिल्कुल ठीक तरीके से एक इंटैक्ट पोजीशन में अपने माल को। तो इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है उसने। अब वो इन्वेस्टमेंट अपने अब्बू के दिए हुए पैसे में से, अपने कमाए हुए पैसे में से, या किसी से उधार लेके, या किसी को पार्टनर बना के लेके आ सकता है पैसा। ठीक है, और प्रोडक्शन होती है और सर्विस अच्छी है, लोग उनकी सर्विस से सेटिस्फाई है, तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हल हो गई। और दूसरे एंड पे इनको क्या फ़ायदा हुआ? एंटरप्रेन्योर कहलाता है वो जो बिजनेस करता है, बिजनेस ओनर जो बिजनेस आइडिया लेके आता है उसमें इन्वेस्ट करता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो उसको क्या फ़ायदा हो? उसने प्रॉफिट्स इंजॉय किए। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग देख रहे हैं हम, ER नहीं है, RE है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर नहीं पढ़ेंगे इसको, एंटरप्रेन्योर
और इसको एंटरप्राइज नहीं पढ़ लीजिएगा, ये एंटरप्राइज है और इसमें ER है, एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर में RE है, ठीक है। तो वो एंटरप्रेन्योर है जो कि एक पूरा बिजनेस सेटिंग कर रहा है। उमूमन ये एक फर्द नहीं होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप एंटरप्राइज कहते हो कि जो लोगों को मतलब लेबर को जगह पर मतलब लैंड पर रिसोर्सेज के साथ कंबाइन टुगेदर करती है और प्रोसेसेस वगैरह समझाती है और फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। आखिरी स्लाइड ये हमारी सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री के हवाले से। लफ्ज़ इंडस्ट्री और कंपनी के अंदर क्या फ़र्क है? कंपनी हमारी ये होती है कि फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट वर्किंग ओवर हियर, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये तीनों कंपनीज, ये पेप्सिको है, ये कोको कोला है, ठीक है, और ये पाकोला बनाने की जो है ना पाकोला बनाने वाली कंपनी है, PK लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तीन कंपनीज जो हैं ये एक एक ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, लेकिन हम इनको कह सकते हैं कि दिस इज बेवरेजेस इंडस्ट्री, मशरूबात की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री लफ्ज़ के अंदर एक कंपनी शामिल नहीं होती, बल्कि वो सेम फंक्शन करने वाली एक नौइयत की तमाम कंपनीज, ठीक है। तो इंडस्ट्री को जितना बड़े और जितने छोटे पैमाने पर आप यूज़ करना चाहो, एक कंपनी के लिए यूज़ करते हो तो वो भी चल जाता है। जैसे कि यार मैं ज़रा इंडस्ट्री जा रहा हूँ, मतलब मुराद ये है कि अपनी कंपनी जा रहे हैं जहाँ पर वो काम करते हैं। या ये भी कह सकते हैं यार मैंने इंडस्ट्री पे चक्कर लगाया, एक मिनिस्टर है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया का मिनिस्टर, वो कहता है आई वेंट टू द इंडस्ट्रियल एरिया, आई वेंट टू ऑल द इंडस्ट्रीज। ऑल द इंडस्ट्रीज का मतलब ये हो गया कि सारी कंपनीज नहीं बोला, सारी कंपनीज के जो ग्रुप्स हैं, मिसाल तौर पर टेक्सटाइल कंपनी जो कि कपड़ों के हवाले से होते हैं, तो वहाँ उन कंपनीज के ग्रुप से भी मीटिंग हुई, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के ग्रुप से मीटिंग हुई, स्पोर्ट्स गुड्स के इंडस्ट्री के लोगों से मीटिंग हुई। तो इसका मतलब स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली तमाम कंपनीज के लोगों से मीटिंग हुई। अच्छा, अब कहते हैं सियालकोट के अंदर स्पोर्ट्स की पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कंपनी सबसे बड़ी कोई है, मतलब कंपनीज का सेट सियालकोट में सबसे बड़ा है। अच्छा, सिलिकॉन वैली इज एन इंडस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल कंपनीज। सिलिकॉन वैली जो है दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजिकल कंपनीज की जो है हेड कंपनीज है, जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो सिलिकॉन वैली में उनके हेड ऑफिस हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ऑरेकल हो, व्हाटएवर, एप्पल हो, ठीक है। तो इंडस्ट्री और कंपनी का फर्क समझ में आ गया। इंडस्ट्री का सेक्टर ब्रेकडाउन, इंडस्ट्री के 3 सेक्टर होते हैं, इसमें 4 लिखे हुए हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करता है, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर कुछ मैन्युफैक्चर करके आगे आउटपुट देता है, एक होता है टर्शियरी सेक्टर जो कि सर्विसिंग सेक्टर। इसमें क्वार्टरनरी तक चले गए, क्वार्टरनरी में भी सर्विसेज की मिसाल दी। अब मैं मिसाल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। कॉटन उगाया, फार्म्स में कॉटन उगाया, कपास उगाई, वो कपास प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री की कंपनी है, ठीक है। इंडस्ट्री के कौन से सेक्टर हैं? प्राइमरी वाले। उनकी कपास खरीदी एक ऐसी कंपनी ने जो उस कॉटन से, वो कॉटन की बेल्स क्यूब्स होती हैं, उनको अपनी मशीनरीज में डाल के, स्पिनिंग मशीन्स में डाल के उनसे जो है धागा बनाती है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर की कंपनी हो गई। एक और कंपनी जो उस धागे को लेके उस धागे को वीविंग करती है और कपड़ा बनाती है, ये भी सेकेंडरी सेक्टर की कंपनी हुई, क्योंकि एक अलग फॉर्म में मटेरियल इनपुट हुआ, अलग फॉर्म में मटेरियल आउटपुट किया इसने, तो ये भी सेकेंडरी सेक्टर के। वो कच्चे कपड़े से एक कंपनी ऐसी है जो सिलाई करके सिलाया कपड़ा, फिनिश गुड बनाती है, जो पहनने के लिए कपड़ा हो पूरा, तो वो भी सेकेंडरी सेक्टर की, क्योंकि उनके पास कच्चा कपड़ा आया और उनके पास से सिला हुआ कपड़ा गया। एक कंपनी ऐसी है जो कि सिलाए कपड़े उठाती है, कोई बिजनेसमैन ऐसा है या कोई बिजनेस खुला हुआ है, तो वो सिलाए कपड़े, कंपनी भी कह सकते हैं, सिलाए कपड़े उठाती है और वो मार्केट के अंदर उनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, वो उन सिलाए कपड़ों को मार्केट में अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं। ये जो कंपनी है टर्शियरी सेक्टर की, क्योंकि ये माल एज इट इज उठा के एज इट इज बेच रहे हैं, बस ये एक सर्विस दे रहे हैं कि उस माल को लोगों के डोर स्टेप तक लेके आ रहे हैं, लोगों को कंपनीज तक नहीं जाना पड़ रहा, ठीक है।
और उनके स्टैंडर्ड्स मीट कर रही है वो प्रोडक्शन कंपनीज के, वो लोगों मार्केट के ज़्यादा करीब है वो आउटलेट्स, तो वो बताते हैं भाई किस तरह का फैशन है, किस तरह के आपको जीन्स बनाने, तो मैन्युफैक्चरिंग भी फिर वैसी होती है। तो लोगों को क्या सर्विस मिले, उनके हिसाब किताब से उनके घर के पास, उनके मोहल्लों में, मार्केट्स में जो है वो जीन्स अवेलेबल, या कोई भी शर्ट्स हैं, वो जो भी कपड़े हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो वो सर्विसिंग सेक्टर की कंपनी काम करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं डबल रोटी खरीदनी हो, आई डोंट गो टू द कंपनी, मैं जाता हूँ शॉप पे, क्योंकि शॉप वो सर्विस दे रही है, कंपनी से बल्क में माल उठा रही है और मुझे एक 1 पीस में माल दे रही है, एक स्लाइस, एक डबल रोटी दे रही है, ठीक है। क्वार्टरनरी में इसमें रखे टीचिंग, जर्नलिज्म, बैंकिंग, ये सब भी सर्विसिंग सेक्टर है, आप इसको टर्शियरी में डाल सकते हो, लेकिन चलो क्वार्टरनरी में डाल दी, इस तरह तो और भी शायद कैटेगरी कल को बन जाए, ठीक है। ओवर हियर आवर क्लास एंड्स। ये हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के टॉपिक की क्लास थी, क्लास 2 थी इकोनॉमिक्स की। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।